पिछले लेक्चर में हम लोग वेंटिलेशन सर्वे तक देखे थे। तो वेंटिलेशन सर्वे क्या होता है कि पीरियोडिकली समय समय पर हम लोग को फिर से वापस से चेक करना होता है कि वेंटिलेशन नेटवर्क में जो हम कैलकुलेटेड क्वांटिटी था, कैलकुलेटेड रेसिस्टेंस था एयरवे का, है ना, ये सब सही आ रहा है कि नहीं, क्वांटिटी जो हम लोग एयर सर्कुलेट कर रहे हैं वो सफिशिएंट क्वालिटी का है कि नहीं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करते थे, ये सब हम लोग प्रेशर का सर्वे करते थे ना, एयर के क्वालिटी का सर्वे करते थे। आज हम लोग उसी में देखेंगे वेंटिलेशन सर्वे इंटरवल। इसका अर्थ क्या हुआ कि कितने कितने टाइम ड्यूरेशन में हमको वेंटिलेशन सर्वे इंटरवल, मतलब कि कितने टाइम ड्यूरेशन में हमको सर्वे करना है, क्या हर वीक करना है, हर मंथ करना है, या 6 मंथ में एक बार करना है, उसको हम लोग देखेंगे। The interval of complete and systematic ventilation survey should match with the requirements for safety and efficiency in a mine। तो जो इंटरवल होगा सर्वे का वो माइंस टू माइंस अलग होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा कि सेफ्टी का रिक्वायरमेंट कैसा है और एफिशिएंसी माइंस का कैसा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ज्यादा वेंटिलेशन चेंजेस हो रहे हैं बार बार, तो हम लोग फ्रिक्वेंटली करेंगे, या फिर हमको ज्यादा एफिशिएंसी ऑब्टेन करना है तो भी हम लोग फ्रिक्वेंटली सर्वे करेंगे। वैसे माइंस में जहां पर माइन के कैरेक्टरिस्टिक, इस चीज को याद रखेंगे, है ना, जहां पर माइन के कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां 2 बार अगर हम लोग वेंटिलेशन सर्वे साल में कर लें तो वही सफिशियंट है। पहला सर्वे कब करेंगे, लेट समर में, और दूसरा सर्वे लेट विंटर में। ठीक है, क्वार्टरली सर्वे हर 3 मंथ में हम लोग सर्वे करेंगे। कहाँ पर, तो शैलो शैलो यानी कम गहरे माइंस में, और जहां पर नेचुरल कम गहरे माइंस में क्या होता है, माइंस नेचुरल वेंटिलेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग हर 3 मंथ में करेंगे। बहुत गहरा माइंस यदि है तो वहां पर साल में एक बार एनुअल सर्वे ही सफिशिएंट है। ठीक है, however more frequent quantity measurements will become necessary where is there is rapid phase advance। इसके अलावा बार बार फ्रीक्वेंटली सर्वे करना जरूरी है जहाँ पर फेस बार बार और जल्दी जल्दी एडवांस हो रहा है। उसके कारण फेस जल्दी जल्दी एडवांस हो रहा है तो क्या हो रहा है कि रोडवे का रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, जो फेस पे हमको एयर पहुंचाना है वो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली। जैसे कि कोल माइंस में, तो कोल माइंस में हम लोग ज्यादा रैपिडली सर्वे करेंगे। इंडियन रेगुलेशन क्या बोलता है कि हर माइंस में जो कि मैकेनिकली वेंटिलेटेड है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, माइन फैन है ना, मेन माइन फैन जिसको बोलते हैं, या मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं, उसका यूज कर रहे हैं जहां भी, तो हम लोग क्वांटिटी का मेजरमेंट, मतलब कि किस फेस पे किस डिस्ट्रिक्ट पे कितना क्वांटिटी जा रहा है, किस रोडवे में कितना जा रहा है, तो क्वांटिटी मेजरमेंट, सिर्फ क्वांटिटी का मेजरमेंट हर 14 दिन पे करेंगे। इस चीज को याद रखेंगे, क्वांटिटी मेजरमेंट हर 14 दिन पे करेंगे गैसी कोल माइंस में। ठीक है, जहां पर भी डिग्री ऑफ गैसीनेस ऑफ कोल माइंस ज्यादा है, डिग्री 2 है, 3 है, तो वहां पर हम लोग हर 14 डेज में क्या करेंगे, एयर क्वांटिटी का सर्वे करेंगे। और अगर नॉन गैसी माइंस है या डिग्री 1 गैसी माइंस है तो वहां हर 30 दिन में। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इन केस ऑफ गैसी माइंस व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ माइन एयर, तो उसमें हो जाएगा 14 डेज, और अगर नॉन गैसी माइंस होगा तो वही चीज 30 डेज हो जाएगा। ठीक है, और रेगुलेशन के हिसाब से ही हम लोग हर 30 दिन में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, इन सबको हम हर 30 दिन में मेजर करेंगे। फिर है वेंटिलेशन प्लान, जो आज का मेन लेक्चर है, वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है, क्यों वेंटिलेशन प्लान हम लोग बना रहे हैं, उसका क्या है, एम क्या है। तो सबसे पहले आइए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन, सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट वेंटिलेशन हमको इंश्योर करना है। क्यों, तो सेफ्टी के लिए, माइंस के सेफ्टी के लिए, वर्कर्स के सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, कि वर्कर्स का हेल्थ अच्छा रहे, पॉइजनस गैसेस के कारण उनका तबियत खराब ना, उनके हेल्थ को नुकसान ना हो, और वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर पाए। जैसे आपको पता है कि अगर माइंस में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो वर्कर्स
का जो वर्किंग एफिशिएंसी होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर पाए, और जो वेंटिलेशन का इकोनॉमी हो, इकोनॉमी मतलब कि वेंटिलेशन में फैन चलता है, फैन को हम लोग एक स्पीड पे रोटेट करते हैं। फैन क्या चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, ठीक है। अगर इस ज़्यादा लीकेज है तो हम लोग पंखा को ज़्यादा तेजी से चलाएंगे ताकि फेस पे सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एयर पहुंच सके। अगर लीकेज ज़्यादा है तो क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए हमको फैन का वेलोसिटी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वेंटिलेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो हमको इस तरह से फैन चलाना है, और इस तरह से हमको वेंटिलेशन नेटवर्क को प्लान करना है कि हमारा कम से कम खर्चे में वेंटिलेशन अच्छे से हो पाए। वेंटिलेशन सिस्टम चूजन डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम लेंगे, बाउंड्री वेंटिलेशन लेंगे, ठीक है, एसेंशनल लेंगे, डिसेंशनल लेंगे, ठीक है, या फिर सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम लेंगे, वो सब किस पे डिपेंड करेगा कि माइंस का डेवलपमेंट किस मेथड पे हो रहा है, ठीक है। इनसी माइनिंग कर रहे हैं, हॉरिजॉन माइनिंग कर रहे हैं, माइंस में वर्किंग कैसा हो रहा है, हम लोग बोर्ड एंड पिलर चला रहे हैं, लॉन्ग वाल चला रहे हैं, ठीक है। नंबर, साइज एंड पोजीशंस ऑफ ओपनिंग, कि कितना सॉफ्ट है, कितना इंक्लाइन है, उनका क्या साइज है, उनका क्या रफनेस कैसा है, वो सब सबको हम लोग कंसीडर करेंगे वेंटिलेशन प्लानिंग में, ठीक है। और वो वर्किंग से ये सब सॉफ्ट इंक्लाइंस कैसे जुड़े हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है, वेंटिलेशन प्लान शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्किंग प्लान। वेंटिलेशन प्लान और वर्किंग प्लान दोनों को हम लोग एक साथ प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि वर्किंग प्लान के हिसाब से ही हमारा वेंटिलेशन प्लान बनेगा। अगर हम लोग वर्किंग प्लान कुछ और बनाए, वेंटिलेशन प्लान अगर कुछ और बनाए हैं, दोनों में कोरिलेशन नहीं है, तो फिर वर्किंग डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्लानिंग कर लिए बोर्ड एंड पिलर के हिसाब से वेंटिलेशन का, अब बाद में उसमें लॉन्ग वाल चलाने लगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ काम नहीं कर पाएगा और मेजर चेंजेस करना मुश्किल रहता है वेंटिलेशन सिस्टम में। फिर है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम इन द एग्जिस्टिंग माइंस टू सूट मॉडिफाइड प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफन मीट विद ग्रेटर डिफिकल्टी एंड कॉस्ट देन इफ द सिस्टम वाज डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली। जैसे हम बोल रहे थे कि सपोज हम लोग क्या किए कि वेंटिलेशन प्लानिंग कर लिए बोर्ड एंड पिलर के लिए, और अब हम लोग चलाने लगे उसमें लॉन्ग वाल, तो उसमें क्या होगा कि लॉन्ग वाल में हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो कराना है, तो हो सकता है हमारा जो मेन फैन है वो उस कैपेसिटी का ना हो, या रोडवे हम लोग उस टाइप से डिजाइन ना किए हों, तो दिक्कत आएगा और बाद में कुछ भी चेंज करना काफी कठिन है, ठीक है। वेंटिलेशन प्लान शुड बी ड्रॉन अप फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ द माइन वर्किंग एंड इंटीग्रेटेड विद द प्रोडक्शन प्लान। तो अलग अलग स्टेज पे, डेवलपमेंट स्टेज के लिए हम लोग वेंटिलेशन प्लान बनाएंगे, फिर मान लीजिए डिपिलरिंग स्टेज है तो उसके लिए वेंटिलेशन प्लान अलग बनेगा। तो अलग अलग स्टेज में जैसे जैसे हमारा माइन वर्किंग प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हमको अपने वेंटिलेशन प्लान को भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। दोनों कहने का अर्थ क्या है कि माइंड का वर्किंग का जो प्लान होगा और वेंटिलेशन प्लान होगा दोनों साथ साथ बनेगा, साथ साथ चलेगा। If there are major changes in the development and production program in the life of the mine, the ventilation plan should also be modified accordingly. यदि डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ मेजर चेंजेस करना है तो हमको वेंटिलेशन प्लान में को भी उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वेंटिलेशन प्लान को नॉर्मली हम लोग 5 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है, 5-5 साल के इंटरवल के लिए बनाते हैं, 15 से 20 साल के लिए, ठीक है ना, कि 5 साल में हमारा कहाँ तक डेवलपमेंट हो जाएगा, इस टाइम वेंटिलेशन कैसा रहेगा, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, मैक्सिमम 15 से 20 साल के लिए बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मेन फैन जो रहता है वही खराब हो जाता है या उसका लाइफ ओवर हो जाता है, तो हमको मेन फैन को ही रिप्लेस करना पड़ता है, तो फिर वेंटिलेशन भी उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। इससे 15 या 20 साल से ज्यादा का वेंटिलेशन प्लानिंग करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि माइन प्रॉपर्टीज, फैन प्रॉपर्टीज बहुत कुछ चेंज हो जाता है, फिर उसको प्लानिंग करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग वेंटिलेशन प्लानिंग जो प्लान करेंगे वो 5-5 साल के लिए करेंगे, 15 से 20 साल के लिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर है वेंटिलेशन प्लान क्या है, कैसे, इसमें क्या क्या रहता है। तो वेंटिलेशन प्लान्स हैव टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल अंडरग्राउंड माइंस। तो वेंटिलेशन प्लान्स को कौन मेंटेन करेगा, तो हर अंडरग्राउंड माइंस, ये मेटल प्लस कोल है ना, दोनों टाइप के माइंस क्या करेंगे, वेंटिलेशन प्लान को मेंटेन करेंगे। कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 है
उसका रेगुलेशन नंबर 65 का 1 का डी क्या बोलता है कि ऑनर, एजेंट या मैनेजर अपने साथ एक वेंटिलेशन प्लान और मतलब अपने माइंस के लिए एक वेंटिलेशन प्लान और सेक्शन बनाएगा। उसमें क्या क्या दिखाएगा, तो एयर डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, एयर किधर से किधर कैसे फ्लो कर रहा है उसको दिखाएगा। हर वो पॉइंट उस प्लान में दिखाएगा जहां पर क्वांटिटी ऑफ एयर क्यू मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो माइंस में जैसे हम लोग पढ़े थे वेंटिलेशन सर्वे करते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं जहां पर हम लोग क्वांटिटी ऑफ एयर को मेजर करते हैं, तो वो दिखाएगा कहाँ कहाँ मेजर हो रहा है। हर प्लान में हर एयर क्रॉसिंग को शो करेगा, वेंटिलेशन डोर को शो करेगा, स्टॉपिंग्स को शो करेगा, और कुछ और प्रिंसिपल डिवाइस जैसे कि रेगुलेटर है ना, बूस्टर फैन, ये सभी कहीं हम लोग वेंटिलेशन सर्किट में लगाए हैं तो इन चीजों को भी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, हर फायर स्टॉपिंग जहां जहां हम लोग बनाए हैं और एक फायर स्टॉपिंग का एक सीरियल नंबर रहता है उसको भी वेंटिलेशन प्लान पे शो करेंगे। हर वो रूम जहां पर हम लोग इन्फ्लामेबल मटेरियल जो अंडरग्राउंड माइंस में यूज हो रहा है जैसे डीजल है और कुछ कुछ है जो, तो जहां स्टोर कर रहे हैं उसको शो करेगा वेंटिलेशन प्लान में। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है माइंस के अंदर उसको भी हम लोग को वेंटिलेशन प्लान में शो करना है। वाटर डैम जहां जहां बनाए हैं और वाटर डैम का क्या साइज है और कैसे बनाए, किस चीज से बनाए, वो सब सब क्या होगा हमको वेंटिलेशन प्लान में शो करना है। ठीक है, पंपिंग स्टेशन कहाँ पर है, टेलीफोन कहाँ कहाँ लगा है, एम्बुलेंस स्टेशन कहाँ है, वो सब भी शो करना है। हॉलेज रोडवे किधर है, ट्रैवलिंग रोडवे किधर है, ये सब भी शो करना है। ठीक है, हर वो जगह जहाँ हम लोग ऑक्सिलरी फैन या बूस्टर फैन लगाए हैं उसको भी शो करना है। और एक हर एक स्टोन डस्ट बैरियर जो कि माइन फायर या एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, बेसिकली माइन फायर तो नहीं बोलिए, एक्सप्लोजन बोलिए, है ना, एक्सप्लोजन को रोकने के लिए हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर को यूज करते हैं। हर स्टोन डस्ट बैरियर जहां जहां लगा है उसको भी शो करेगा। तो इन सब चीज को शो करने का पीछे वो क्या है, रीजन क्या है कि एक तो कोई भी देखे तो उसको पता चल जाए कहाँ क्या है, प्लस अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई रेस्क्यू टीम जा रही है रेस्क्यू करने के लिए, तो उनको हम लोग ये प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को डिजाइन करेंगे। फिर आ जाता है वेंटिलेशन प्लान तो बनाना है, तो अब वेंटिलेशन प्लानिंग करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेना है। ठीक है, तो selection of ventilation norms of different parts of the mine in accordance with production number of men, तो हम लोग वेंटिलेशन नॉर्म्स अलग अलग जगह जैसे हम लोग पढ़े थे ये कहाँ पर कितना एयर वेलोसिटी रखना है, कहाँ पर कितना क्वांटिटी ऑफ एयर भेजना है, उसके हिसाब से हम लोग माइंस के अलग अलग पार्ट में एयर भेजेंगे। फिर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं, परमिसिबल कंसंट्रेशन क्या है अलग अलग गैसेस का, एयर वेलोसिटी कहाँ भेजना है, कितना वहां पर कितने गैस का कितना कंसंट्रेशन रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, इन सब सारे चीज को देखते हुए हम लोग वेंटिलेशन प्लान करते हैं। डीजीएमएस या कुछ अलग सर्कुलर है या रूल है, बाय लॉ है, जो भी है उनको हमको फॉलो करना ही है हमारे वेंटिलेशन प्लानिंग में, तभी एक अच्छा वेंटिलेशन प्लान हम डिजाइन कर पाए। सेकंड क्या है कि एयर रिक्वायरमेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्ट ऑफ माइन में हमको कितना एयर रिक्वायरमेंट है एज पर नॉर्म्स, एज पर सर्कुलर। ठीक है, और फिर है एस्टिमेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर नेसेसरी इन एनी पार्ट और होल ऑफ माइन टू सेटिस्फाई एनवायरमेंटल नॉर्म्स। कहीं कहीं हम लोग एयर कंडीशनिंग करते हैं, एयर कंडीशनिंग प्लांट मतलब बहुत जब गहरे माइंस में जैसे गोल्ड माइंस में वर्किंग कर रहे हैं तो ये सब माइंस 2-3 किलोमीटर नीचे पे रहता है, तो हमको माइंस के अंदर एयर को ठंडा करके भेजना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। तो कहीं किसी माइंस में उस टाइप का कुछ प्लांट लगाने का जरूरत है क्या, या जरूरत है क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में वैसा करने का जरूरत है क्या, वो सबको भी हम लोग प्लान करेंगे। फिर है सिलेक्शन ऑफ फिजिबल वेंटिलेशन सिस्टम, कि हमारे माइनिंग कंडीशंस को देखते हुए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम वहां पर इफेक्टिवली वर्क करेगा, तो वो हम लोग चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोल माइनिंग कर रहे हैं उसका सीम एकदम अच्छा है, ठीक है, और हम लोग पता चला वहां हॉरिजन लगाने लगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सारे कंडीशंस को देखते हुए ही वेंटिलेशन सिस्टम को चूज करेंगे, तभी एक अच्छा प्लानिंग हो पाएगा।
वर्किंग आउट डिटेल्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल अरेंजमेंट फॉर ईच सिस्टम। हर एक वेंटिलेशन नेटवर्क के लिए हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस रोडवे में कितना क्वांटिटी ऑफ एयर जाना है, कितना वेलोसिटी के साथ जाना है, कहाँ पर वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाना है, ये सब चीज़ को हम लोग अच्छे से प्लानिंग करेंगे। कहाँ कहाँ से लीकेज हो सकता है, कितना लीकेज हो सकता है, ठीक है। और लीकेज होने के बाद कितना क्वांटिटी ऑफ एयर भेजना है। जैसे 6 मीटर क्यूब पर मिनट है, 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट है, इसमें हम लोग लीकेज पोर्शन को कहीं कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक्चुअल प्लानिंग करते हैं तो हम लोग लीकेज को भी कंसिडर करते हैं, माइनिंग की एफिशिएंसी को भी कंसिडर करते हैं। तो एक्चुअल जो होता है वो 3-4 गुना एक्स्ट्रा हम लोग एयर भेजते हैं एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है कि कितना हम लोग एयर भेज रहे हैं, कितना फेज तक पहुंच रहा है। तो हमारा जो इनसी माइनिंग रहता है इसमें 45 से 55% तक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रहता है। हर एक रोडवे का, हर एक ब्रांच का हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ वेंटिलेशन नेटवर्क, हार्डी क्रॉस मेथड या किरचॉफ लॉ, इन सबको लगा के हम लोग किस ब्रांच में, किस सर्किट में, किस स्प्लिट में कितना करंट जा रहा है, कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस कितना है, ये सारे चीज को पहले ही स्टडी कर लेंगे। फिर हम लोग प्रेशर रिक्वायरमेंट निकालेंगे, कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर भेजना है, कितना टोटल रेसिस्टेंस ऑफ माइन आ रहा है। सारे चीज को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग एक फैन डिसाइड करेंगे कि जो उतना प्रेशर पे एयर सर्कुलेट करा पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और फैन को डिसाइड करने के टाइम हम लोग माइन के कैरेक्टरिस्टिक को भी कंसीडर करेंगे, तभी हम लोग एक अच्छा फैन चूज कर पाएंगे। फैन का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो माइन के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना चाहिए, ठीक है। और फिर रिपीटेशन ऑफ द अबव स्टेप्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स इन लाइफ ऑफ माइन। तो जैसे हम लोग बोले थे कि हर 5-5 साल पे हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन प्लानिंग को फिर से करते हैं, ठीक है। हर 5-5 साल पे, या एक बार में 5 साल के लिए करते हैं, फिर एक बार में अगले 5 साल के लिए, फिर ऐसे, ठीक है। और एक बार में हम लोग 5-5 साल के इंटरवल में, 5 साल में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा माइनिंग इतना तक प्रोग्रेस कर जाएगा, फिर अगले 5 साल में इतना कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार में हम लोग 15 से 20 साल के लिए ही प्लानिंग करते हैं, और 5-5 साल के लिए एक एक प्लान होता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द फैन एंड फैंस फॉर वेरिंग माइन कैरेक्टरिस्टिक। तो चाहे तो हम लोग एक मेन माइन फैन यूज करें, या फिर माइन फैन के साथ सीरीज में हम लोग ऑक्सिलरी फैन भी यूज कर सकते हैं। वो सब डिपेंड करेगा माइन कैरेक्टरिस्टिक पे। जहां पर लीकेज का चांसेस ज्यादा रहता है तो हम लोग वहां एक मेन फैन यूज करते हैं, और उसके साथ सीरीज में 3-4 ऑक्सिलरी फैन को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि लीकेज कम हो। तो वो सब डिपेंड करेगा माइन के कैरेक्टरिस्टिक पे। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन, कि माइनिंग क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है, तो वेंटिलेशन में कितना कॉस्ट आ रहा है उस चीज को भी हम लोग एस्टिमेट करेंगे। फिर है सिलेक्शन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक वेंटिलेशन सिस्टम फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कोई हाई रेसिस्टेंस रूट रहता है, तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं हमारे वेंटिलेशन में, है ना। तो उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन कम होता है। तो इन सब चीजों को भी प्लानिंग करने का इन सब ये मतलब है कि हम लोग ऐसे डायरेक्शन से, ऐसे रूट से हवा को भेजें कि हमारा क्या हो, इकोनॉमिक वेंटिलेशन हो पाए, कॉस्ट कम लगे वेंटिलेशन में, और वेंटिलेशन भी अच्छे से हो पाए, ठीक है। वर्किंग आउट द शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेंटिलेशन प्लान। तो हम लोग 20 साल तक या 15 साल तक पहले से ही डिसाइड कर लिए कि कैसे कैसे वेंटिलेशन कराना है। फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं कि कब क्या, कौन सा वेंटिलेशन या क्या मॉडिफिकेशन, किस टाइम या ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ माइन लाइफ हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कि माइनिंग के वर्किंग के किस पीरियड में या किस टाइम पीरियड में कौन सा प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये भी वेंटिलेशन प्लानिंग में हम लोग करके रखते हैं। तो वेंटिलेशन प्लानिंग तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। फिर है कि अलग अलग रेगुलेशन है, सीएमआर 2017 में अलग अलग रेगुलेशंस हैं जो वेंटिलेशन प्लानिंग के बारे में, या वेंटिलेशन प्लान के बारे में, या माइन वेंटिलेशन के बारे में बात करता है। तो क्या क्या है, रेगुलेशन 163 क्या बोलता है, वेंटिलेशन प्लान्स टू बी ब्राउट अप टू डेट। ये नहीं कि आज हम लोग 2024 में वर्क कर रहे हैं और हमारा वेंटिलेशन प्लान में 2022 तक का ही दिखाया, ऐसा नहीं करना है। तो वेंटिलेशन प्लान अप टू डेट है, इसके लिए जिम्मेदार पर्सन कौन है, मैनेजर ऑफ द माइन। द मैनेजर शल इंश्योर दैट एज सुन एज एनी अल्टरेशन,
अल्टरेशन मतलब चेंज है ना, is made in the ventilation of a mine involving the erection or removal of an air crossing or stopping or the alteration in the pool। तो मैनेजर इस चीज को इंश्योर करेगा जैसे ही माइंस में कोई माइन के वेंटिलेशन में कोई चेंज होता है, तो चेंज क्या हो रहा है, इरेक्शन या रिमूवल ऑफ एयर क्रॉसिंग, कोई नया एयर क्रॉसिंग हम लोग लगा दे रहे हैं, या कोई एग्जिस्टिंग जो पहले से एयर क्रॉसिंग था उसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है, या stopping or the alteration in the position or installation of a ventilator or fan below ground। माइंस में हम लोग कहीं पर कोई फैन, ऑक्सिलरी फैन लगा रहे हैं, कोई बूस्टर फैन लगा रहे हैं, या उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इज नोटिफाइड टू द सर्वेयर, तो जो सर्वेयर है उनको इन चीज की जानकारी दिया जाएगा, और वो क्या करेगा, जो वेंटिलेशन प्लान बनाया गया है रेगुलेशन 65 के तहत, उसमें वो जरूरी चेंजेस कर देगा ताकि हमारा प्लान क्या रहे, अप टू डेट रहे। रेगुलेशन 64 का 2 सीएमआर का है ना, इस जो बोलता है कि वेंटिलेशन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए जो कन्वेंशंस दिए गए हैं सेकेंड शेड्यूल में उसको यूज करेगा, अपने मन से वेंटिलेशन प्लानिंग नहीं करेगा। रेगुलेशन में सेकेंड शेड्यूल में कुछ कन्वेंशंस दिए गए हैं, उसको यूज करके क्या करेगा, वेंटिलेशन प्लानिंग करेगा। तो आइए हम लोग एक बार कन्वेंशन देख लेते हैं कौन कौन सा कन्वेंशंस दिए गए हैं। तो यही कन्वेंशन दिया गया, यही है सेकेंड शेड्यूल है ना। तो बाउंड्री ऑफ लीज होल्ड को कैसे दिखाना है, रेड में दिखाना है। अंडरग्राउंड का कोल बैरियर को कैसे दिखाना है, ये कलर भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडरग्राउंड कोल बैरियर को ग्रीन में दिखाएंगे, साफ्ट को ऐसे दिखाएंगे। कोई साफ्ट अबंडेंट हो गया जिसको हम लोग यूज करना बंद कर दें तो उसको इस कन्वेंशन को, मतलब इसको सिंबल को दिखाना है, ठीक है। इंक्लाइन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, कोई इंक्लाइन जिसको हम लोग अबंडन कर दिए, मतलब उसका यूज करना बंद कर दिए, उसको वैसे दिखाएंगे। पिलर और गैलरी को ऐसे दिखाएंगे। और वर्किंग ऑन बाय डॉटेड लाइंस, जो भी डॉटेड लाइन से वर्किंग किया गया उसको हम लोग अभी सर्वे नहीं किए हैं, या उस कहाँ तक है वो हमको नहीं पता है, कहीं भी डाउट वाला सिचुएशन है तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ड्रिफ्ट को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। क्वार्टरली सर्वे लाइन को ऐसे दिखाएंगे, स्टेपल शाफ्ट को ऐसे दिखाएंगे, रेड में दिखाएंगे, ठीक है। अबंडन स्टेपल शाफ्ट को इस से दिखाएंगे और इसको भी रेड में दिखाएंगे। फॉल्ट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, रेड में मैक्सिमम चीजों को रेड से ही दिखाते हैं। डाइक को हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं, गोफ को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। सब्सिडेंस को भी रेड में दिखाते हैं, बेंचमार्क को ऐसे दिखाते हैं, यही सेकेंड शेड्यूल है ना। कंटूर को ऐसे दिखाते हैं, वाटर डैम को ऐसे दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ एयर करंट को ऐसे दिखाते हैं, वेंटिलेशन डोर को ऐसे दिखाते हैं। क्या क्या कलर है ना, तो इसको भी याद रखना एक बार इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम तो रेड में है, कुछ एक ही है जो ब्लू और ग्रीन में है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। डोर को ऐसे दिखाते हैं, वेंटिलेशन स्टॉपिंग को ऐसे दिखाएंगे, फायर डैम को ऐसे दिखाते हैं, एक्सक्लूजन प्रूफ स्टॉपिंग को ऐसे दिखाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेना जरूरी है, क्योंकि माइंस में या ऑब्जेक्टिव में इससे भी क्वेश्चन आता है। एयर क्रॉसिंग को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग को इस सिंबल के साथ दिखाते हैं, रेगुलेटर को ऐसे, ऑक्सिलरी फैन को ऐसे, टेलीफोन को ऐसे। तो यही सेकेंड शेड्यूल है, तो इसको भी जानना क्या है, जरूरी है। फर्स्ट स्टेशन को ऐसे, इंजन हाउस को ईएच के साथ, बोरहोल को इस कन्वेंशन के साथ दिखाते हैं, सर्वे लाइन और स्टेशन को ऐसे, और सेक्शन ऑफ सिंक को ऐसे। तो जो रिमार्क है कि थिक क्रॉस इन रेड है, सीरियल नंबर दिखाना, इन रिमार्क्स को भी फॉलो करते हैं। तो यही सेकेंड शेड्यूल था जिसको हम लोग क्या करना पड़ता है, हमको फॉलो करना पड़ता है जब ये हम लोग माइन प्लान बनाते हैं। फिर रेगुलेशन 64 का 1 क्या बोलता है कि वेंटिलेशन प्लान है ना, ये सब अलग अलग रेगुलेशन है जो वेंटिलेशन प्लानिंग से या फिर उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वेंटिलेशन प्लान में और क्या क्या रहेगा, माइंस का नाम रहेगा, ऑनर का नाम रहेगा, और किस पर्पस के लिए कौन सा प्लान बनाया गया है वो भी रहेगा। प्लान में हम लोग क्या दिखाएंगे, ट्रू नॉर्थ दिखाएंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाएंगे, और मैग्नेटिक मेरिडियन अगर दिखा रहे हैं तो किस डेट पे वो मैग्नेटिक मेरिडियन को दिखाया गया है वो भी शो करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता है। एक स्केल हम लोग प्लान पे बनाएंगे, वो स्केल कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबा रहेगा और प्रॉपरली सब डिवाइडेड रहेगा। और प्लान को हम लोग जिस स्केल को यूज करेंगे बनाने के लिए
उसका RF रहेगा 2000:1 या 1000:1। तो RF को एक बार समझ लीजिए। RF क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि सपोज 1 सेंटीमीटर/10 मीटर है, ये क्या है? स्केल है। किसी भी मैप का स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर/10 मीटर। तो इसको अगर RF में कन्वर्ट करना है तो कभी क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, तो हम लोग RF में कैसे करेंगे? RF में करने के लिए हमको ऊपर नीचे दोनों को सेम यूनिट में ले आना है। तो 1 सेंटीमीटर/10 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:1000। तो यही हो जाएगा RF। क्लियर है? तो हम लोग प्लान को बनाने के लिए RF जो यूज करेंगे वो 2000:1 या 1000:1 रहेगा, ठीक है। फिर आगे है कि चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरइन परमिट और रिक्वायर्ड द प्लान्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी अदर सुटेबल स्केल। अगर हमको प्लान में चाहते हैं कि नहीं, हम प्लान हम 500:1 पे बनाएं या 2500:1 पे बनाए, तो ये हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, या कोई मैनेजर अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। उसको परमिशन लेना पड़ेगा किन से? चीफ इंस्पेक्टर से। चीफ इंस्पेक्टर को वो रीजन के साथ लेटर लिखेंगे कि क्यों वो मॉडिफाई करना चाहते हैं प्लान के RF को। और अगर चीफ इंस्पेक्टर सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो परमिशन दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप 25:1 में अपना प्लान को बना लीजिए। और वो कुछ कुछ कंडीशंस भी स्पेसिफाई करेंगे, उस कंडीशंस को भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग प्लान को किस में बनाते हैं? एक ड्यूरेबल पेपर में, या ट्रेसिंग क्लॉथ या पॉलिस्टर फिल्म में, और माइंस के प्लान को अच्छे कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। जो सेकेंड शेड्यूल में जो कन्वेंशंस है उनको यूज करेंगे हम लोग प्लान्स और सेक्शंस को बनाने के लिए, ठीक है। The plans and sections required by this regulation shall be accurate within such limits of error as the chief inspector may specified by general or special order। तो कितना एक्यूरेसी रहेगा वो प्लान का, तो उसको भी चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे। उससे ज्यादा एरर हम लोग हमारे प्लान में परमिशेबल नहीं रहेगा। The plans and sections required by this regulation shall be maintained and corrected up to date, which is not earlier than 3 month। ये इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्लान और सेक्शन को हम लोग अप टू डेट करेंगे, है ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मंथ का डिले हो सकता है। मान लीजिए अभी अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो ये प्लान लास्ट अपडेटेड सितंबर, अगस्त, जुलाई, है ना। तो ये आज सपोज 14 अक्टूबर है, तो ये 14 जुलाई तक कम से कम प्लान अपडेटेड होना चाहिए। उससे ज्यादा लैग नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग प्लान अपडेट करते हैं तो उसमें डेट भी मेंशन करते हैं किस डेट तक हमारा प्लान अपडेटेड है। इसके बाद हम लोग CMR 2017 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आ पाए। कुछ चीजें अगर इसमें से छूट गया हो तो उन चीजों को भी हम लोग कवर कर सकें, है ना। हाँ, ये जो चैप्टर 12 है CMR 2017 का, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन दिया गया है। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में क्या बोलता है कि इट शall बी द ड्यूटी ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर टू टेक ऑफ एवरी माइन की स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन रेगुलेशन 153, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर का क्या ड्यूटी है कि वो स्टेप्स ले, नेसेसरी स्टेप्स टू कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड in all parts of the mine below ground which are not sealed of adequate ventilation। क्या करे? सफिशिएंट वेंटिलेशन प्रोवाइड करे, वैसे हर सेक्शन में, वैसे हर पार्ट में जिसको हम लोग सील ऑफ नहीं किए हैं। सील ऑफ मतलब कि जिसको हम लोग क्या किए हैं, बंद नहीं करनी है कि वहां पर वेंटिलेशन नहीं जाएगा, वैसा सील ऑफ जिसको नहीं किए हैं वहां पर हमको क्या करना है? स्टेप्स लेना है ताकि एडिक्वेट वेंटिलेशन वैसे एरिया में जा सके। और वेंटिलेशन करने का क्या पर्पस है कि स्मोक, जो धुआं है, स्टीम, डस्ट है, उनको हटा सकें, जो गैसेस हैं उनको डाइल्यूट कर सके, और जो उनका परमिसिबल परसेंटेज या कंसंट्रेशन है वहां तक ला सके। फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन, तो कितना भेजेंगे?
हर एक डिस्ट्रिक्ट में नॉट लेस देन 6 cubic मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कितना हम लोग एयर भेजेंगे, कम से कम 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट। कि लार्जेस्ट शिफ्ट जनरली जो कॉमन शिफ्ट होता है वो लार्जेस्ट शिफ्ट होता है, तो उसमें कम से कम 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन भेजेंगे। ठीक है, ये है कि अगर हम लोग पर्सन के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। और 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर टन ऑफ डेली प्रोडक्शन, कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से हर मिनट 2.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर 1000 टन हो रहा है तो 2.5 into 1000, तो यानी 2500 मीटर क्यूब पर मिनट भेजेंगे। अब क्या है कि दोनों से हम लोग कंसिडर करेंगे कि कौन सा में ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा आ रहा है उसको भेजेंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़े ही थे कि किसी भी प्लेस में ऑक्सीजन जहां से आदमी पास हो रहा है या वर्क कर रहा है या मूव कर रहा है, वहाँ ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, 0% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस, इन्फ्लामेबल गैस का परसेंटेज क्या होना चाहिए, 0.75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और सॉरी सॉरी सॉरी, पर इन्फ्लामेबल गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर की, जो हवा जो एग्जॉस्ट शाफ्ट के थ्रू जा रहा है, तो रिटर्न एयर में 0.75% से ज्यादा इन्फ्लामेबल गैस का परसेंटेज नहीं होना चाहिए। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट जहां वर्किंग हो रहा है, वहाँ 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज और एडिशन है कि कहीं हम लोग इलेक्ट्रिकल एपरेटस को ऑपरेट करा रहे हैं तो पहले हम लोग मेथनोमीटर से चेक करेंगे कि इन्फ्लामेबल गैस 0.5% से ज्यादा ना हो। वेट बल्ब टेम्परेचर कहीं पर भी 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कहीं भी अगर वेट बल्ब का टेम्परेचर 30.5 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि वहां पर एयर के करंट के वेलोसिटी को बढ़ा दें। ठीक है, एयर के वेलोसिटी को बढ़ा दें और कम से कम 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रखें। और इन सब ये सब इफेक्टिवली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये BCD पॉइंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एयर सैंपल्स एंड टेम्परेचर रीडिंग शall बी टेकन एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 days एंड रिजल्ट शall बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैसेस, CO2, ये सब का परसेंटेज मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर 30 दिन में कम से कम एक बार सैंपल लेंगे और उस सैंपल को एनालाइज करेंगे और उसके रिजल्ट को एक पेस्ट बाउंड बुक में रिकॉर्ड करेंगे। Provided that any part or mine where special conditions exist, the chief inspector by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein provide a ventilation scheme in variation of the aforesaid provision। अब जो ऊपर दिया गया है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर के पास है। अगर हमको कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो हमको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोलता है, सब रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोलता है कि हर माइंस को हम लोग क्या करेंगे, एक मैकेनिकल वेंटिलेटर यानी माइन फैन की मदद से वेंटिलेट करेंगे। सिर्फ नेचुरल वेंटिलेशन पर हम लोग रिलाई या डिपेंड नहीं करेंगे। If with respect to any mine or part thereof, the regional inspector is of the opinion that ventilation is not adequate, he may by an order in writing require the installation and maintenance of such mechanical ventilator as is capable of producing adequate ventilation in the mine or part। अब मान लीजिए रीजनल इंस्पेक्टर क्या है, इंस्पेक्शन में गए और वो पाए कि किसी पार्ट ऑफ द माइंस में वेंटिलेशन सफिशिएंट नहीं है, तो वो राइटिंग में एक ऑर्डर इशू करेंगे और बोलेंगे कि आप उस फैन का चाहे तो कैपेसिटी बढ़ाइए या कहीं पर एक ऑक्सिलरी फैन लगाइए जो कि सीरीज में काम करे मेन फैन के साथ, जैसा वो चाहें वो वैसा हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो मेंशन ऑर्डर कर सकते हैं और फिर मैनेजर उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर रेगुलेशन 154 वो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में बात करता है। ठीक है, एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन ए माइन shall be capable of producing adequate ventilation in the mine or part thereof and shall be installed on the surface at a distance of not less than 10 meters from the opening of the shaft or incline at any point। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है रेगुलेशन 154 से। तो रेगुलेशन 154 क्या बोलता है कि हम लोग जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो मेन माइन फैन लगाएंगे,
तो वो इतना वेंटिलेशन प्रोड्यूस करे, इतना क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेट करे कि वो पूरे माइंस को अच्छे से वेंटिलेट कर पाए, ठीक है। और जो हम लोग लगाएंगे, जो पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा कि शाफ्ट या इंक्लाइन से 10 मीटर के अंदर रहेगा। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का पोजीशन शाफ्ट से 10 मीटर के अंदर रहेगा। तो ये 10 मीटर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर कहीं 24 अक्टूबर 1957 से पहले का लगा हुआ है तो वो एज इट इज चलेगा, उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर ड्राइविंग द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को पहले हम लोग स्टीम से भी ड्राइव करते थे, पर आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ही ड्राइव करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी shall be supplied to the drive motor of the ventilator through a separate circuit from the main distribution point of the mine। तो मेन फैन को वेंटिलेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग ही सर्किट रखें, ताकि उसमें बार बार चेंजेस या डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि कोई भी माइंस के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर रहेगा तो जरूरी है कि मेन फैन चलता रहे। अगर मेन फैन बंद होगा तो इमीडिएटली सब के सब पर्सन माइंस से बाहर आ जाएंगे। और क्या है कि हर माइंस में जो मेन फैन रहेगा उसको हम लोग दो सोर्स ऑफ पावर देंगे। मान लीजिए एक अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया है तो ऑटोमेटिक उसको दूसरे पे स्विच कर देंगे। There shall be provided and maintained at every main mechanical ventilator a recording instrument to continuously register the pressure developed। और एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है वो शो करता रहेगा। हर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और इस तरह से मेंटेन करेंगे कि करंट ऑफ एयर कैन बी रिवर्स्ड व्हेन नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी हम लोग चाहें तो मैकेनिकल वेंटिलेटर का क्या कर सकें, हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सके, है ना, करंट का डायरेक्शन को। अभी मान लीजिए डॉनका शाफ्ट से हवा जा रहा था, आपका शाफ्ट से निकल रहा था, तो जब भी हम लोग चाहें तो उसको चेंज कर दें, ताकि माइन फायर जब भी लगे तो उस केस में ये फीचर बहुत काम आता है। इसलिए हम लोग माइंस में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज करते हैं कि एक्सियल फ्लो फैन मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के रूप में। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के रूप में हम लोग एक्सियल फ्लो फैन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फैन में डायरेक्शन रिवर्सल ऑफ एयर करंट डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, पर एक्सियल फ्लो फैन में हम लोग तुरंत कर सकते हैं। और क्या बोलता है कि हर वो शाफ्ट या इंक्लाइन जिसको हम लोग पर्सन को लाने ले आने के लिए यूज करते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एयर लॉक लगाएंगे, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर in every fiery seam or gaseous seam of the second or third degree, the following provisions shall have effect in relation to the installation। No boosters and fans shall be installed below ground in the mine। तो हर दो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस हम लोग एक चीज को ध्यान रखेंगे कि कोई भी बूस्टर फैन को अंडरग्राउंड माइंस में नहीं लगाएंगे तब तक कि जब तक मैनेजर सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने वेंटिलेशन सर्वे के रिपोर्ट को देख के that part of the mine liable to be affected that such installation is necessary, जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि वो नेसेसरी है वहां पर बूस्टर फैन लगाना। और 7 days पीरियड नोटिस ऑफ एवरी सच इंस्टॉलेशन टुगेदर विद पार्टिकुलर्स ऑफ द सर्वे अफोरसेड शैल बी सेंट टू द रीजनल इंस्पेक्टर। और बूस्टर फैन लगाने से 7 दिन पहले वो नोटिस देंगे रीजनल इंस्पेक्टर को, और साथ में वो सर्वे रिपोर्ट भी अटैच करेंगे कि क्यों वहां पर बूस्टर फैन लगाना जरूरी है। इसके पीछे रीजन क्या है? इट इज क्लैरिफाइड दैट द शिफ्टिंग ऑफ ए बूस्टर फैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शैल बी डीम्ड टू बी एन इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन। तो बूस्टर फैन का अगर हम लोग पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, अगर वो सपोज अभी यहाँ था उसको उठा के इधर कर रहे हैं, तो वो भी माना जाएगा कि नई जगह बूस्टर फैन लगाया जा रहा है, और उसका जानकारी रीजनल इंस्पेक्टर को देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन 156, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो वही है कि कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे मेंटेन करेंगे। इसको भी देख लेते हैं। इन एवरी बिलो ग्राउंड कोल माइन where a booster or auxiliary fan is electrically driven, the drive motor, unless it is so constructed, installed, operated, and maintained as to prevent the risk of open sparking, shall not be placed in a return airway। तो माइंस में क्या बोल रहा है, कहीं पर भी हम लोग बूस्टर फैन या ऑक्सिलरी फैन जिसको जो बिजली से चलता है तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से ऑपरेट और मेंटेन करेंगे कि ओपन स्पार्किंग का रिस्क ना हो।
और ये बूस्टर फैन, ऑक्सिलरी फैन, इनको कभी भी हम लोग रिटर्न एयरवे में नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन shall be supervised and controlled by competent person appointed for the purpose। तो बूस्टर फैन या ऑक्सिलरी फैन जो है उसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए हम लोग एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे, वही इस सब कामों को करेगा, कोई भी थर्ड पर्सन इनको नहीं देखेगा। ए कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन shall once at least in every 7 days examine every mechanical ventilator and booster fan in use। तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको हम लोग रखे हैं कि वो मैकेनिकल वेंटिलेटर को देखने के लिए, वो क्या करेगा, हर 7 दिन में कम से कम हर मैकेनिकल वेंटिलेटर, हर ऑक्सिलरी फैन, हर बूस्टर फैन, हर मेन फैन उसको देखेगा कि सारे उसके पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और उसमें उसको एक बुक में वो रिकॉर्ड भी करे, एक रजिस्टर में वो रिकॉर्ड भी करेगा, और अगर कोई डिफेक्ट है तो वो मैनेजर को जानकारी में जल्द से जल्द लाएगा और उस डिफेक्ट को सही करेगा, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ करके कोई भी अदर कंडीशन में कोई भी व्यक्ति पंखे को स्टार्ट नहीं करेगा, स्टॉप नहीं करेगा, रिस्टार्ट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, ठीक है, रिपेयर नहीं करेगा, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा एक्सेप्ट बाय और ऑन द रिटर्न अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर और अदर ऑफिशियल ऑथराइजिंग इन बिहाफ ऑफिस। तो अगर कोई छेड़छाड़ करना है या ऑन ऑफ करना है, रीस्टार्ट करना है इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के, तो वो मैनेजर से एक रिटर्न ऑर्डर लेगा तभी करेगा, ठीक है। The return authority report to the subsection 4 shall clarify specify the conditions under which a ventilator or booster fan shall be started, stopped or restarted। तो जो मैनेजर या जो भी अथॉरिटी ऑर्डर देंगे कि ठीक है आप फैन को, बूस्टर फैन को या मेन फैन को आप बंद करो या स्टार्ट करो, रिवर्स करो, तो उसके लिए वो रीजन लिख के देंगे और उसमें एक टाइम भी देंगे ना कि कब से कब तक इसको करना है। Particulars of every alteration and every stoppage, including any stoppage beyond control, together with the duration thereof, shall be recorded by the competent person appointed under this regulation। एक रजिस्टर रहेगा, उसमें अगर किसी वजह से कोई पंखा अचानक से बंद हो जाता है, चाहे तो वो जानबूझ के किया गया हो, किसी रीजन से किया गया हो, या बिना किसी रीजन के ऑटोमेटिक वो बंद हो जा रहा है, तो उन सब चीजों को भी वो रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। यही सब चीज में दिया गया है। और हर माइंस में जहाँ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज हो रहा है तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एयर हर 14 दिन में क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। इन एवरी मेन इनटेक एंड रिटर्न वे ऑफ एवरी सीम और सेक्शन एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द इंटेंस ऑफ द माइन, एवरी स्पीड कहाँ का हम लोग एयरवे मेजर करेंगे, तो इनटेक में और रिटर्न एयरवे में, हर स्प्लिट में करेंगे, हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ठीक है। एनी अदर पॉइंट और कुछ और पॉइंट जो रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। Provided that in a non-fiery seam or a gaseous seam of the first degree, it shall be sufficient to take the air measurement once in every 30 days। तो ये जो एयर का मेजरमेंट है, अगर डिग्री 2 डिग्री 3 माइनस है तो हर 14 दिन में लेंगे, और अगर डिग्री 1 माइनस है, ठीक है, तो वहाँ 30 डेज में भी लेंगे तो चलेगा। और जो भी मेजरमेंट्स लेंगे उनको हम लोग एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। एवरी सच वेंटिलेटर फैन शैल बी इन चार्ज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस, who shall not be entrusted with any other additional duties which may interfere with his duties as in charge of ventilator of fan। तो हम लोग एक कॉम्पिटेंट पर्सन को पंखों का इंचार्ज बनाएंगे और उसको कोई और अन्य ड्यूटी नहीं देंगे, ठीक है। उसका बस काम रहेगा कि फैन के मेंटेनेंस को, ऑपरेशन को, इंस्टॉलेशन को ही देखे। रेगुलेशन 157 बोलता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का अर्थ क्या है, द मैनेजर ऑफ एवरी माइन इन विच ए मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर other than an auxiliary fan is installed shall submit within a period of 30 days of the installation to the regional inspector standing orders specifying the action that shall be taken with respect to the withdrawal of persons from the mine or part thereof in the event of stoppage of the ventilator। तो ऑक्सिलरी फैन को छोड़ के यदि मेन फैन या बूस्टर फैन बंद हो जाता है तो मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले से वो ऑर्डर जारी किया रहेगा कि तत्काल सब आदमी क्या करेंगे, माइन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है।
और रीजनल इंस्पेक्टर ये मैनेजर के ऑर्डर को क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं, है ना। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर का कॉपी इंग्लिश में, हिंदी में या जो भी लोकल लैंग्वेज है वहां पर हर इंपॉर्टेंट जगह चिपकाया जाता है। यदि किसी वजह से किसी को लगता है कि मेन फैन बंद हो गया है तो वो फ्री है कि वो माइन से बाहर तत्काल निकल सकता है, उसके लिए उसको किसी का परमिशन या किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। Regulation 158 बोल रहा है splits and airways. For the purpose of ventilation, every mine shall be divided into such number of districts or splits as to ensure that separate current of fresh air is made available in every such district or split. इसका अर्थ क्या है? स्प्लिट मतलब कि कहीं पर एक रास्ता है वो दो तीन चार रास्ते में स्प्लिट हो रहा है, तो बोल रहा है कि वेंटिलेशन के पर्पज से हम लोग चाहें तो किसी माइंस को जितना डिस्ट्रिक्ट में चाहे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या फिर स्प्लिट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट या हर एक स्प्लिट को फ्रेश एयर मिल पाए। और हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग दो रास्ते से इनटेक एयर भेजेंगे, उसमें से एक रास्ते को ट्रेवलिंग रोडवे की तरह यूज करेंगे, ठीक है। फिर वही रेगुलेशन 159 है, ये ब्रैटिसेस डोर्स स्टॉपिंग एयर क्रॉसिंग्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। There shall be provided and maintained in every mine such number of air crossings, stopping doors, brattices, and other devices as may be adequate to ensure compliance with the provisions of Regulation 153। किसी भी माइंस में हम लोग सफिशियंट नंबर ऑफ एयर क्रॉसिंग्स, स्टॉपिंग्स, डोर्स, ये सब डिवाइस लगाएंगे ताकि उस माइंस में सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एयर, फ्रेश एयर वर्कर्स तक और फेस तक पहुंच सके। इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो हम लोग उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर को रिफर कर सकते हैं, वो अपना डिसीजन देंगे। द स्पेस बिटवीन द फ्रेम ऑफ एवरी वेंटिलेशन डोर एंड द रूफ एंड साइड्स ऑफ द रोडवे शैल बी बिल्ट अप विथ मेसनरी और कॉन्क्रीट नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग दरवाजा है ना लगा रहे हैं, वेंटिलेशन डोर लगा रहे हैं, उसके रूफ में, साइड में और जमीन में क्या करेंगे, कम से कम 25 सेंटीमीटर थिकनेस का कंक्रीट का हम लोग एक लेयर बनाएंगे। क्लियर है? इसको यहाँ से याद रखिएगा, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि कितना रहेगा लेयर, 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट रहेगा, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर क्या है, पेन नहीं दिख रहा, चलिए मैं इसमें समझा देता हूँ ना। ये क्या है कि मान लीजिए, सॉरी, ये मेरा वेंटिलेशन सीधा इसमें, सपोज ये वेंटिलेशन डोर लगा रहे हैं, ठीक है, और ये माइन का साइड से रूफ है और ये साइड है, तो कम से कम लोग 25 सेंटीमीटर का कंक्रीट का पहले लेयर यानी सीमेंट बालू डाल के बनाएंगे, इस डोर को तब अटैच करेंगे। तो ये कम से कम कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर का, है ना। 25 सेंटीमीटर थिकनेस का हम लोग सीमेंट बालू का एक लेयर बनाएंगे, वहां पर हम लोग डोर को अटैच करेंगे, वही बोला, ठीक है। Every ventilation door shall be self-closing and whenever opened, it shall be closed as soon as possible or shall not be propped or fixed so as to remain open। तो हर डोर को ऐसा बनाते हैं कि वो खुद से ही बंद हो जाता है, जैसे हम लोग खोले उसके बाद वो खुद से बंद हो जाता है। तो किसी भी सिचुएशन में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि डोर को खुला रख देंगे, है ना। If the ventilation door is required to be frequently kept open for the passage of men and material, there shall be throughout every working shift a door attendant at the door। यदि किसी डोर को बार बार खोलना जरूरी है कि ताकि उसके थ्रू आदमी या सामान पास हो सके, तो वहां पर हम लोग एक डोर अटेंडेंट को रखेंगे हर शिफ्ट में। उसका यही काम रहेगा कि जैसे ही वर्कर पास हो गया, मटेरियल चला गया, उस डोर को बंद कर देगा। If a door is not in use, it shall be taken off its hinges and placed in such position that it shall not cause any obstruction to the air current। यदि किसी डोर का यूज खत्म हो गया है तो उसको हम लोग डोर को निकाल देंगे वहां से और कहीं ऐसे जगह डाल देंगे ताकि वो एयर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। Every stopping between the main intake and main return airways shall be constructed of masonry और ब्रिक वर्क। हर स्टॉपिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे, मेसनरी सीमेंट का बनाएंगे, ब्रिक का बनाएंगे, ठीक है, छड़ नहीं डालते हैं।
कम से कम उसका थिकनेस रखते हैं 25 सेंटीमीटर। इफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का अगर बनाते हैं यानी छड़ डाल के बनाते हैं तो कम से कम स्टॉपिंग का थिकनेस मिनिमम 15 सेंटीमीटर रखेंगे, या फिर उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, जो हमको रीजनल इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस रखेंगे। इन केस ऑफ ए माइन हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ फायर्स और स्पॉन्टेनियस हीटिंग अलोंग विद द वर्किंग ऑफ कोल सीम ऑफ डिग्री 2 और डिग्री 3 गैसीनेस, the chief inspector by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein require construction of explosion proof ventilation stoppings between the main intake and main return airways and at such places as he may be specified by him। तो रीजनल इंस्पेक्टर अगर चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहें कहीं फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग का रिस्क है तो वो एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, हर स्टॉपिंग को हम लोग ऐसा बनाएंगे कि वहां पर आराम से हम लोग इंस्पेक्शन कर सकें। द पार्टीशन एंड वॉल्स ऑफ एवरी एयर क्रॉसिंग शैल नॉट बी लेस देन, तो हर एयर क्रॉसिंग जो रहेगा उसका पार्टीशन दीवार कम से कम 25 सेंटीमीटर थिकनेस रहेगा। और अगर हम लोग उसको कॉन्क्रीट रिइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट यानी छड़ डाल के सीमेंट कॉन्क्रीट में बना रहे हैं तो कम से कम उसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर रहेगा। Every air crossing ventilation stopping door or brattice shall be maintained in efficient working order and good repair। तो हर एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर इन सबको हम लोग क्या करेंगे, टाइम टाइम पे रिपेयर करते रहेंगे ताकि वो एफिशिएंट और अच्छे वर्किंग कंडीशन में रहें। और एक कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एवरी 14 डेज, और एक कॉम्पिटेंट पर्सन 14 दिन में, हर 14 दिन में एयरवे को एग्जामिन करेगा, एयर क्रॉसिंग को एग्जामिन करेगा, वेंटिलेशन डोर को एग्जामिन करेगा, स्टॉपिंग को एग्जामिन करेगा, और वो अपने रजिस्टर में इन सब चीज को रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के साथ ही अपना नाम, साइन, सिग्नेचर सब कुछ करेगा। फिर वेलोसिटी ऑफ एयर करंट कि किस पार्ट ऑफ माइन में कितना एयर करंट रहेगा, तो उसमें दिया गया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, फेस से जो इमीडिएट आउट बाय मतलब बाहर की तरफ जो वेंटिलेशन कनेक्शन रहेगा वहां 30 मीटर पर सेकंड रहेगा। 4.5 meters फ्रॉम एनी फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू ऑन द इनटेक साइड, तो ये सबको दिया गया है, तो एक बार हम लोग चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। थर्ड डिग्री माइंस में वेंटिलेशन एयर का वेलोसिटी ऑफ एयर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग मीथेन लेयरिंग या कहीं गैसेस जमा हो रहे हैं तो उसको भी हटाना है। फिर रेगुलेशन 161 ऑक्सिलरी फैन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फैन को भी हम लोग वैसे जगह पे लगाएंगे ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर वहां पर जहां भी हम लोग ले आना चाहें वहां पर पहुंच सके और हम लोग रीसर्कुलेशन ऑफ एयर को अवॉइड करेंगे। देयर इज नो रिस्क ऑफ एयर which it circulates being contaminated by any substantial quantity of inflammable or noxious gases or dust। तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, फिर थोड़ा बहुत हम लोग खुद से भी देख सकते हैं तो समझ में आएगा। रेगुलेशन 163 यही बोलता है कि वेंटिलेशन प्लान को हमको अप टू डेट करना है। ठीक है, और फिर रेगुलेशन 164 बोल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरप्शंस एंड अल्टरेशन, कि किसी भी तरह का मटेरियल से, डेब्रिस से हमारा रोडवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जिस वजह से क्या हो कि हमारा वेंटिलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आए। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.